हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग का चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 6। उस चैप्टर का क्या नाम है? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस। अब सर ये क्लियरिंग हाउस क्या होता है? क्लियरिंग हाउस वो होता है जो दो बैंकों के बीच जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, दो बैंकों के बीच जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको क्लियर करने का काम करता है क्लियरिंग हाउस। अब जैसे कि अगर पहले की बात हम देखे जाए, पहले की हम देखें तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे वो सब कैश में होते थे। हम कैश लाके आपको दे देते थे और काम चल जाता था। बट जब बैंक आया तो बैंक के साथ साथ उसकी कार्य प्रणाली, वर्किंग सिस्टम जो है उनका और ग्रोथ करता गया। ग्रोथ कैसे करता गया? उनमें क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आते गए। अगर आप क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं जानते हैं तो आप क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 14 बैंकिंग का और 15 पढ़ लेंगे। लेक्चर 14 और 15 पढ़ लेंगे तो आपको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो पीछे जाइए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप 14 और 15 पढ़ लीजिए, तब ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है। शुरू में क्या होता था, बैंक जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे कैश में हो जाते थे। बैंक के आने के बाद सारे पेमेंट्स बैंक के थ्रू होने लगे। अब बैंक के थ्रू होने के बाद वो भी क्या करता था, एक बैंक जाता था दूसरे बैंक के पास पेमेंट। जैसे कि मान लो राम का खाता है एसबीआई में, राम का खाता है एसबीआई में और मोहन का खाता है पीएनबी में। तो अगर राम अपने खाते से पैसा मोहन के खाते में डालना चाहता है तो राम अपने खाते में से पहले पैसा निकालेगा, तब जाएगा मोहन के खाते में, पीएनबी में पेमेंट देगा। ये एक प्रोसेस बहुत लंबा था, जिसकी वजह से हमें बैंक वालों ने क्या किया, हमें क्या प्रोवाइड किया? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि चेक, बिल्स, प्रॉमिसरी नोट, आईओयू वगैरह वगैरह सब हमने पढ़ा था ना, वो सारी चीजें प्रोवाइड की। और इसके आने की वजह से पेमेंट तो आसान हो गई। पेमेंट आसानी से हम एक पेपर पे पेमेंट लिख के दे सकते हैं, एक चेक दे सकते हैं किसी को। राम क्या करेगा, अपना चेक उठा के दे देगा, किसको? मोहन को दे देगा कि ले जाओ भैया पेमेंट ले लो। पेमेंट तो आसान हो गया, बट टाइम टेकिंग हो गया। टाइम टेकिंग कैसे? टाइम टेकिंग 3 दिन 4 दिन लगेगा एक चेक क्लियर होने में। 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते लग जाते हैं, 7 डेज लग जाते हैं। और अब बताइए एसबीआई का पेमेंट पीएनबी के ऊपर कितना बाकी है? जैसे कि राम ने क्या किया, राम ने अपनी एक पेमेंट बनाई, 1 लाख रुपए का चेक, 1 लाख रुपए का चेक। उसने क्या किया, दे तो दिया मोहन को, दे दिया मोहन को। मोहन लेके जब गया तो अपने खाते में जमा किया। अब एसबीआई इसको पेमेंट करेगी ना पीएनबी को, किसके खाते में से काट के? राम के खाते में से काट के किसके खाते में डाल देगी? मोहन के खाते में। ये प्रोसेस क्या एक ही चेक बनता है दिन भर में? इतने सारे चेक बनते हैं, इतने सारे चेक बनते हैं एक दूसरे के ऊपर। एसबीआई बनाता है पीएनबी पे, पीएनबी बनाता है किसी और बैंक पे, तीसरी और बैंक बनाता है तीसरे पे, तीसरे बैंक बनाता है चौथे पे। बताइए, अगर 100 तरह के ब्रांचेस हैं, 100 तरह के बैंक हैं, तो 100 बैंक आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? चेक लिखते हैं, या एक दूसरे के ऊपर घूम घूम के पीएनबी एसबीआई पे लिखता है, एसबीआई एचडीएफसी पे लिखता है, एचडीएफसी आईसीआईसीआई पे लिखता है, आईसीआईसीआई एसबीआई पे लिखता है। सब घुमा फिरा के एक दूसरे के ऊपर चेक लिखते रहते हैं। कैसे? क्योंकि भैया किसी का खाता किसी में, किसी का खाता किसी में है। अलग अलग बैंकों के खाते होने की वजह से एक दूसरे की देनदारी और लेनदारी बनती रहती है। कोई किसी का क्रेडिटर बनता है, कोई किसी का डेटर बनता है। अब
इसी को कौन क्लियर करके बताएगा कि एसबीआई पीएनबी को कितना देगा, पीएनबी एचडीएफसी को कितना देगा, एचडीएफसी किसी और बैंक को कितना देगा, वो किसी और बैंक को कितना देगा। ये क्लियर करने के लिए एक संस्था बनाई गई, एक वर्किंग प्रोसेस बनाया गया बैंकिंग सिस्टम में, जिसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। जिसको क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस पहले ये काम था भैया इंपीरियल बैंक का। ये किसका काम था? इंपीरियल बैंक का काम था। इंपीरियल बैंक 1935 में चेंज होके एसबीआई बन गया, और एसबीआई जो में सेंट्रल बैंक का काम होता है, केंद्रीय बैंक का, वो सारा काम किसको दे दिया गया? आरबीआई को। अब ये केंद्रीय बैंक, ये सेंट्रल बैंक के हाथ में है कि क्लियरिंग हाउस का काम करे, ये बताए कि एसबीआई वाला बैंक इसको कितना देगा। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। अगर नहीं समझ में आई ये क्वेरी, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं दूसरा एक एग्जांपल लूंगा। उसी एग्जांपल के बेसिस में मैं फिर से एक बार और आपको सिखाना चाहूंगा। इस बार बैंकों का नाम लेते हैं और क्वेश्चन को प्रॉपर लिख लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन हम लिख लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है कि भैया एक बैंक था, एक बैंक है एक्स बैंक है, चलो नाम ले लेते हैं, डायरेक्ट नाम ले लेते हैं। कोई बैंक है पीएनबी, एक बैंक है एसबीआई, एक बैंक है एचडीएफसी। तीनों नामी बैंक है, आप लोग सुना होगा, ठीक है? तीनों बैंक। एसबीआई ने दूसरे के ऊपर चेक लिख के रखा है, चलिए एसबीआई ने क्या किया कि पहले पीएनबी को देखते हैं। पीएनबी को पैसा मिलने वाला था एसबीआई से कितना मिलने वाला था? 4000, और एचडीएफसी से मिलने वाला था 3000। अब भैया पीएनबी को तो पीएनबी से पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? यहां पे ऊपर लिख लेते हैं अमाउंट रिसीवेबल। अब दूसरे का देखते हैं। एसबीआई के ऊपर किसी ने चेक लिख के रखा था, एसबीआई ने पेमेंट दे दी उसको। अब उसको मिलना चाहिए। एसबीआई को कौन कौन देने वाला था? पीएनबी देने वाला था और एचडीएफसी देने वाला था। चलिए मान लेते हैं एग्जांपल, कितना देने वाले थे? पीएनबी देता एसबीआई को 3500 रुपए, एचडीएफसी देता 4500 रुपए। कितना देता? 4500 रुपए। अब देखते हैं, एसबीआई को एसबीआई से पैसा मिलना नहीं है, ठीक है? अब एचडीएफसी की बात करते हैं। एचडीएफसी को कौन देगा? पीएनबी देगा और एसबीआई देगा। एचडीएफसी तो देगा नहीं, ठीक है? एचडीएफसी को मिलने वाला था पीएनबी से 7500 रुपए, और एसबीआई से मिलने वाला था 2500। अगर हम टोटल देखें प्राप्त होने वाली रिसीवेबल अमाउंट, टोटल रिसीवेबल अमाउंट अगर पीएनबी का देखा जाए तो इसको मिलने वाला है 7000। एसबीआई को मिलने वाला है कितना? जोड़ के देखिए, 8000। इसको मिलने वाला है कितना? 10000, ठीक है? 10000 पूरा कितना हो गया? 25000। अच्छा, अब देखते हैं कि भैया कुल देनदारी कितनी है। अगर एसबीआई पीएनबी देखा जाए, पीएनबी कितना देगा?
पीएनबी कितना देगा? 11,000। एसबीआई कितना देगा? 6,500। ये कितना देगा? 7,500। सॉरी 7,500। अब ये तीनों का अगर देखा जाए, इधर से पेएबल भी 25,000 है, इधर से रिसीवेबल भी 25,000। तो जितना जो दे रहा है उतना ही उसी में सब लोग पा भी रहे हैं। तो ये लिख लेते हैं अमाउंट पेएबल बाय बैंक, अमाउंट पेएबल बाय बैंक। अब यही तो कुछ 2 पॉइंट आपको उठाने हैं, पाने वाला कितना है और देने वाला कितना है। ठीक है, देखते हैं। पीएनबी, एसबीआई, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, एसबीआई। अब आते हैं एचडीएफसी। अब देखते हैं कि पीएनबी को कितना मिलने वाला था। रिसीवेबल को अलग लिख लीजिए, पेएबल को अलग लिख लीजिए। रिसीवेबल कितना था उसको, पीएनबी को? 7,000। अब पेएबल कितना था पीएनबी को? 11,000। अच्छा देखिए, 7,000 अगर वो पाने वाला था, तुमको मिलना चाहिए 7,000 रुपए, तुम पा गए हो कितना? 11,000। ऐसे ना समझना हो, तो तुम रिसीवेबल हो, तुम पाने वाले हो 7,000 से और तुम दोगे 11,000 रुपए। बताइए, अगर हम तुमको 7,000 देते और तुम हमको 11,000 देते तो फाइनली क्या कहा जाता? तुम हमको डायरेक्ट 4,000 दे दो, तुम हमको डायरेक्ट 4,000 दे दो। ठीक है, 4,000 पीएनबी पे करेगा। इसको माइनस में कर लेते हैं। जब भी अकाउंटिंग होती है तो ऐसे ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। एसबीआई को देखते हैं। एसबीआई पाने वाला है 8,000 रुपए, पाने वाला है 8,000 रुपए और देने वाला कितना है? 6,500 रुपए। बताइए, उसको मिलना चाहिए 8,000, उसको देना 6,500। तो बताइए और उसको कितना मिलना चाहिए? अभी 1,500। प्लस में रहने देते हैं, इसको ब्रैकेट में नहीं करते हैं। एचडीएफसी को देख लेते हैं। एचडीएफसी ने क्या कहा कि हमको मिलना चाहिए भैया 10,000 रुपए और हम सिर्फ देंगे सिर्फ कितना? 7,500 रुपए। हाँ देखिए, क्वेश्चन में हमारे गिवन 7,500 रुपए। 7,500 अगर ये देगा, अगर उसको मिलना चाहिए था 10,000, तो बताइए अभी कितना मिलना बाकी है? 2,500। अगर अमाउंट प्लस वाला और अमाउंट माइनस वाला दोनों बराबर नहीं आता है, मतलब आपने कैपिटल एडजस्टमेंट ठीक नहीं किया। कैपिटल एडजस्टमेंट ठीक होने की कंडीशन ही यही है कि जितना अमाउंट रिसीवेबल है, जितना अमाउंट पेएबल है, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां पे आंसर के टाइम जितना अमाउंट, यहां एसबीआई को 1,500 मिलना चाहिए, एचडीएफसी को 2,500 मिलना चाहिए। दोनों मिला के कितना हो गया? 4,000। अब पीएनबी कितना दे रहा है? 4,000। दोनों देखिए बराबर आ गए। ठीक है, यही एडजस्टमेंट करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का। किसका? सेंट्रल बैंक। और हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक किसको कहा जाता है? सेंट्रल बैंक है हमारे यहाँ आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये एक काम करता है, क्लियरिंग हाउस का काम करता है। किस चीज का काम करता है? क्लियरिंग हाउस का काम करता है। और क्लियरिंग हाउस का काम क्या कहलाता है? यही कई बैंकों के बीच जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, कई बैंकों के बीच जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उस ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ही क्लियरिंग हाउस का काम होता है। कि भैया एसबीआई ने उसके ऊपर कितना लिखा था, तो कितना पाएगा, कितना देगा, कितना ये करेगा, कितना वो करेगा, कौन सा बैंक कितना पाने वाला है, ये सारी बातों की डिटेल एक क्लियरिंग हाउस तक पहुंचती है। अब एक बात कि भैया ये क्लियरिंग हाउस कब से शुरू हुआ? सर,
क्लियरिंग हाउस कब से शुरू हुआ है? तो सबसे पहले ये 1755, कितना 1755 में इंग्लैंड में सबसे पहले अपने बैंकों में ये काम करना शुरू किया। इंग्लैंड ने लंदन में सबसे पहले ये काम करना शुरू किया। वहां का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने करना शुरू किया 1755 में, 1755 में। कब? 1755। उसके बाद इसकी स्थापना एक और हुई, कब? 1853 में। 1853 में पहला था 1755 जो कि था लंदन में, इंग्लैंड में। और उसके बाद अमेरिका में आया, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक था, उसने ये काम करना शुरू किया। और भारत में, इंडिया में ये इंपीरियल बैंक में आया था 1921 में। 1921 इंपीरियल बैंक, जो अब चेंज होकर स्टेट बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग SBI के नाम से जानते। ठीक है। अब जब ये 1935 में अलग हुआ, 1935 में ये इंपीरियल बैंक टूटा, तो इसमें से दो बैंक बनाए गए, एक RBI बनाया गया और एक SBI बनाया गया। तो कुछ काम SBI को दे दिए गए, कुछ काम RBI को दे दिए गए। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है या बहुत बड़े बड़े फंक्शंस जो हैं वो RBI करता है, छोटे फंक्शंस जो है वो SBI करता है। ठीक है। कब हुआ? 1935। अब सर ये तो पता चल गया, सर ये समाशोधनगिरी का कार्य होता कैसे है, ये पता चल गया। कब से शुरू हुआ ये पता चल गया। क्या काम किया जाता है? तो पैसे का एडजस्टमेंट किया जाता है कि किसी को, भैया अब जाता एक आदमी जाता, सुनो, SBI जाता PNB के पास, HDFC जाता PNB के पास। ऐसे नॉर्मली सुनो, PNB को पैसा चाहिए था अपना, SBI जाता 4000 दे के आता, HDFC जाता 3000 दे के आता। ठीक। अब SBI को चाहिए पैसा, SBI के पास PNB जाता 3500 दे के आता, HDFC जाता 4500 दे के आता। फिर HDFC को पैसा चाहिए, कौन कौन देता? PNB देता 7500 जाके, SBI देता 2500। तो इतना सारा तामझाम करने से अच्छा है आप ऐसे कर लो कि भैया HDFC तुम 2500 ले लो, SBI तुम 1500 ले लो। कौन भरेगा? PNB भर देगा 4000 रुपए। कौन भर देगा? इतना दौड़ने से अच्छा है कि एक ही काम कर लिया जाए, एक ही बार में सारी ट्रांजैक्शन का एडजस्टमेंट कर दिया जाए। इसी को बोलते हैं वर्क ऑफ क्लियरिंग हाउस, वर्क ऑफ क्लियरिंग हाउस। ठीक है। अब आपको पूरी बात लगभग समझ आ चुकी होगी। समझ में आने का मतलब यह है, अगर क्लियरिंग हाउस के मतलब आपने समझ लिया, उसका कार्य समझ लिया, तो आप में उसमें जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के आपकी बुक में पॉइंट होंगे वो भी आप समझ जाएंगे आराम से। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से घर पे एक बार अपनी बुक को पढ़िएगा और पूरी बात में अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं या फिर अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आपकी तरह कोई और भी पढ़ाई कर सके। ठीक है, शुक्रिया।